ओके गाइस, क्विकली फटाफट। ओके गाइस, सो प्लीज क्विकली इधर पे ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे गाइस, मैंने आपको बोला था मैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 साइमल्टेनियसली करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जिसपे हम जो डिफरेंट 8 एग्रीगेट्स है उनके बीच का जो कन्वर्जन होता है वो चेक करते हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं साइमल्टेनियसली चल रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। सो इन दैट सीरीज जो मैंने सबसे पहला आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया था वो था डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अगर मैं समराइज करूं तो मैंने आपको क्या बोला था, एनीथिंग विच इज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। अब वो चाहे इंडिया की बाउंड्री में हो या कोई फॉरेनर इंडिया की बाउंड्री में हो, दोनों ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, विद इन द बाउंड्रीज, चाहे कोई भी हो, हम हो बाहर वाले लोग हों। और प्लस मैंने आपको क्या बोला था, इन 3 चीजों पर डोमेस्टिक टेरिटरी में वाला रूल नहीं लगता है। मींस इनमें ये रूल नहीं लगता है कि वेदर दे आर वर्किंग इनसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इन तीनों पे क्या रूल लगता है कि ये इसको ओन कौन करता है, इसके ऊपर लीगल राइट्स किसके पास हैं। तो अगर एक इंडियन के पास लीगल राइट है, वो रेसिडेंट है इंडिया का, और भले उसका शिप या एयरक्राफ्ट या ऑयल वेजल्स बाहर हैं, तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा। ऐसे ही जो इंडियन जो एम्बसीज हैं या मिलिट्री कॉन्सुलेट्स हैं, ये सब के ऊपर भी ये रूल नहीं लगता। तो उसमें सिर्फ आपको ये देखना, अगर ये इंडियन एम्बसी है तो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा। तो ये हमने सीखा था। और हमने क्या करा था, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता, एम्बसी, मिलिट्री कॉन्सुलेट्स, किसके, किसी और कंट्री के। मतलब कोई रशिया का मिलिट्री कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है पर इंडिया के अंदर है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा क्योंकि उसको बिलोंग करता है। और दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी भी कंट्री के लिए डोमेस्टिक काउंट नहीं होते। ये अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटीज है। ठीक, ये हमने पढ़ा था और डिटेल में, बड़ा डिटेल में हमने इसका डिस्कशन किया था। अब इसी सीरीज में मैं दूसरा वर्ड आपके सामने ला रहा हूं, और वो वर्ड कौन सा है, आज हम सीखेंगे ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट्स। जब भी हम जितने भी इंडिकेटर्स देखते हैं, जो एग्रीगेट्स देखे थे हमने, क्या था, जीडीपी या फिर एनडीपी, तो इनका जो पहला पहला वर्ड है, तो जी मीन्स ग्रॉस एंड एन मीन्स नेट। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये ग्रॉस और नेट होता क्या है। फाइन, चलिए। तो मुझे कोई बताएगा ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? क्या होता है ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस का मतलब? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। तो पहले हम ये समझते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है क्या। गाइस, इससे पहले कि मैं बुकिश लैंग्वेज पे जाऊं, मैं आपको एक कॉमन सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहता हूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है। गाइस, आपको पता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि इनकम मीन्स, जब आप नेशन की इनकम की बात करते हो तो आप प्रोडक्शन की बात करते हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसी से ही हम अपने इनकम का उसी को ही हम अपने देश की या नेशन की इनकम बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक ना, जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो गुड्स प्रोड्यूस करते वक्त रॉ मटेरियल, स्टॉक यूज होता है, यस और नो। इसके अलावा प्रोडक्शन में फिक्स्ड एसेट्स भी यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मुझे कॉफी बनानी है, तो कॉफी बनाने के लिए मैं पूछूंगा भैया कॉफी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो तुम बोलोगे सर कॉफी पाउडर चाहिए, सर शक्कर चाहिए, सर दूध चाहिए।
ये सब बोल दोगे लेकिन फिर भूल जाओगे कॉफी की मशीन भी तो चाहिए, है ना। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं चाहिए रहता है, आपको मशीनरी भी चाहिए रहता है। जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल खर्चा है जो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके अलावा आपको और क्या लगेगा, फिक्स्ड एसेट भी यूज होगा। सो फिक्स्ड एसेट भी यूज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। यही फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब करंट ईयर में जिस ईयर की आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस साल में आपने कितने फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स का यूज करा, कितने रुपीस का फिक्स एसेट का यूज करा है, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया ये? ठीक है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स एसेट। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं। बुकिश लैंग्वेज क्या बोलती है, वो ग्रॉस के बारे में बोलती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। ये लाइन बोला हुआ है। अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस की स्पेलिंग ठीक करते हैं। क्या बोल रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस के पास, आपके कंट्री के पास टोटल 10 लाख करोड़ के एसेट्स थे, ठीक है। करंट ईयर में आपने और एसेट्स परचेज करे 2 लाख करोड़ के। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 10 लाख, 2 लाख या 12 लाख? बताइए, सोचकर बताइए। 12 लाख। नहीं, 2 लाख, क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है बच्चे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन। ये वर्ड लिखा हुआ है ना, एडिशन। मतलब क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इनकम करंट ईयर की, एक साल की इनकम कैलकुलेट करते हो ना, तो जब आप एक साल की इनकम कैलकुलेट करते हो तो आप एक साल के एडिशन ही देखोगे कि इस साल कितने एडिशन किया है हमने। तो जो पुराना है वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, वो तो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, वो तो ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा हुआ है। नया प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना लगा है, ठीक है, समझ में आया। तो एडिशन का मतलब क्या होता है, करंट ईयर में हमने कितने और फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे। एम आई क्लियर ऑन दिस? वेरी गुड। सो हमने क्या बोला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन। आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है, किसमें एडिशन करा है, टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब ये स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, या फिर इसको स्टॉक ऑफ कैपिटल, या फिर हम इसको बोल दें कैपिटल स्टॉक। सो गाइज, इकोनॉमिक्स में जो फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट्स यूज होते हैं उसको हम लोग कैपिटल स्टॉक बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक। ठीक, तो कैपिटल स्टॉक होता क्या है, कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे चल के बहुत काम आएगी। क्या बोला कि हम जब इकोनॉमिक्स की बात करें, जब आप अकाउंट्स की बात करते हो ना, तो स्टॉक आपके लिए करंट एसेट होता है, यस और नो? स्टॉक आपके लिए करंट एसेट होता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपने जो रॉ मटेरियल वगैरह, जो स्टॉक आपने परचेज किया है, जो यूज हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो यूज नहीं हुआ, अनसोल्ड है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको भी कैपिटल स्टॉक में इंक्लूड किया जाता है। मींस अगर मैं इसको आपको इजी टर्म में बोलूं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दोनों को मिलाकर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनता है। सो जब भी कैपिटल स्टॉक की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो गुड्स अनसोल्ड रहते हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक रहता है, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं, वो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, कैपिटल स्टॉक का पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है। ये समझ में आया?
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जो छोटी सी डेफिनेशन बुक में दी है ना, मैं उसको आपको डिटेल में, बुक में सिर्फ इतनी लाइन दी हुई है, मैं आपको पूरा उसका बाइफर्केशन करके बता रहा हूं। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। सो हमने क्या पढ़ा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन। तो एडिशन का मतलब ये समझ में आया, जितना करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है। फिर किसमें एडिशन करा है, टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करें, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अदर मटेरियल्स, जो अनसोल्ड स्टॉक है वो भी इंक्लूड होता है। आगे क्या बोल रहा है, बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपने करंट ईयर में जितने फिक्स एसेट्स परचेज करें और जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया है उसकी वैल्यू, उसमें से डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस ना किया हो, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो अगर मैं इजी लेमेन्स लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, मतलब जितने आपने फिक्स एसेट्स परचेज करे हैं वही होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें से डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं हुआ है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्लूड होता है। स्टॉक ऑफ कैपिटल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, फिक्स्ड एसेट भी इंक्लूड होते हैं और अनसोल्ड स्टॉक भी इंक्लूड होता है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट रहता है जो आपने ड्यूरिंग द करंट ईयर किया है पर उसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें समझ में आ गया, क्लियर है सबको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? अब आगे अगला वर्ड पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस की बात आ गई तो बोलोगे सर नेट बताओ, लेकिन नेट से पहले डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। ठीक, सो गाइस क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब आपने करंट ईयर में इनकम को जनरेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब आपने जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है ये तो ग्रॉस वैल्यू है, ठीक। अब इसको आपने यूज किया होगा तो इन एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। हमने अकाउंट्स में पढ़ा है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कि जब आप एसेट को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और ये जो वैल्यू रिड्यूस हुई है इसे ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। सो लेट्स टेक इट टू द बुकिश लैंग्वेज। इसमें क्या बोल रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट does not indicate the actual change in the economy's stock of productive assets for a given year। मतलब क्या बोला, अगर आप अपनी नेशनल इनकम को ग्रॉस वैल्यू पे इंडिकेट कर रहे हो, ग्रॉस वैल्यू निकाल रहे हो, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट, यहां पर मैं डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन द इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट फॉर अ गिवन ईयर। मतलब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करोगे ना तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, एक्चुअल प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इस जो एसेट्स आपने खरीदे आपने इसको यूज भी किया होगा तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। तो अगर आपको एक्चुअल में आपकी नेशनल इनकम चाहिए तो आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो ही आपको आपकी सही वैल्यू पता चलती है। तो कभी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए कि पूछे whether gross investment are the actual indicators of the productive assets, हम बोलेंगे no, they are not actual indicators. Why? Because the depreciation has not been reduced from it. Am I clear on this? चलिए उसके बाद हमने क्या बोला, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस some amount of fixed capital is used up. This loss of fixed capital is known as
यहाँ पर ही लिखता हूँ, कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो इसको पॉइंट बना देते हैं, ए पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट। क्या बोल रहा है, क्योंकि आप प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो, आप उसमें फिक्स एसेट्स को लगाते हो, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है उसी को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, सो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मुझे बोलेगा कि कोई डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, कोई बता सकता है क्यों क्यों लगता है डेप्रिसिएशन में? 11th क्लास में हमने पढ़ा है और अभी मैंने डिस्कस भी किया, वैल्यू फॉल हो जाती है। क्यों? वो तो उसका रिजल्ट है, उस डेप्रिसिएशन के कारण फॉल होती है, पर क्यों डेप्रिसिएशन फॉल क्यों होती है? यूज करते हैं ओवर। यस एग्जैक्टली, क्योंकि हम उसे यूज करते हैं। यूज का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं वियर एंड टीयर। आप यूज करते हो तो वो थोड़ा सा एसिड खराब होता जाता है, घिसता जाता है, उसको हम बोलते हैं वियर एंड टीयर। और दूसरा रीजन क्या है? पैसेज ऑफ टाइम, मतलब आप उसको यूज नहीं करो ना, आप उसको टच नहीं करो तो भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के कारण। क्यों? जैसे मैंने कोई एसेट खरीद लिया, अब जैसे पिछले साल कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला ही नहीं था, खुला ही नहीं था, तो मेरे इस इंस्टीट्यूट में जितनी भी एसेट्स पड़े हैं, लाइक बेंचेस पड़ी हैं, एयर कंडीशनर पड़ा है, टीवी पड़ा है, बोर्ड पड़ा है, ठीक है, ये सब यूज नहीं हुई, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। क्यों वैल्यू रिड्यूस हुई? चलो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, बट क्या हो रहा है, हवा, पानी या कुछ ना कुछ इन चीजों के कारण भी इन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, डस्ट जमा हो जाती होगी, तो आप यूज नहीं करो तो भी डेप्रिसिएशन लगता है। इसको हम बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, और तीसरा क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेसेंस, स्पेलिंग क्या है? ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है गाइज? ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट due to change in technology or change in demand for goods and services। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फोन खरीदा, ठीक है ना, आपने एप्पल का एक फोन खरीदा और क्या हुआ, समझो वो आ रहा था 60,000 में, अभी क्या हुआ, एक साल बाद नया एडिशन आ गया, तो जब नया एडिशन आ गया तो मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो जो पुराने वाला फ़ोन है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है मार्केट में। जैसे जब आईफोन 6 आया था, आईफोन 6 आया था तो 40-50 हज़ार के ऊपर बिकता था, और अब आज आईफोन 11-12 तक पहुंच गया है, तो उस आईफोन 6 की वैल्यू क्या कोई खरीदना ही नहीं चाहता, इसलिए क्या करते हैं, आईफोन जो एप्पल कंपनी है वो उसको कितने में बेच रही है? 20-22 हज़ार में बेच रही है। तो जो 40-50 हज़ार का आपका एसेट था उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, आकर कहाँ पहुंच गई है? 20-22 हज़ार पे। तो ये जो रिड्यूस हुआ है वैल्यू, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्यों लगता है? क्योंकि आप उसको यूज करते हो, आप यूज नहीं करो टाइम के कारण भी लगता है। और तीसरा क्या है? ऑब्सोलेसेंस, जब आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो फिर वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। नाउ गाइज, जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के लिए एक और वर्ड यूज होता है, depreciation is also known as consumption of capital या फिर consumption of fixed asset। कंजम्पशन ऑफ कैपिटल या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? आपने यूज करा,
और जब आप एसेट को यूज करते हो तो उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसलिए कभी भी आप कहीं पर आज के बाद देखो वर्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, इट मींस वो डेप्रिसिएशन की ही बात कर रहा है। एम आई क्लियर ऑन दिस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ लिया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया है, तो नेट इन्वेस्टमेंट तो हमें समझ में आ ही जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। और गाइस एक्चुअली ये नेट इन्वेस्टमेंट ही होता है जो ट्रू इंडिकेटर होता है कि आपके करंट ईयर की इनकम में फिक्स एसेट्स में कितना एडिशन हुआ है। हमने यहाँ पढ़ा था ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज, और जबकि नेट इन्वेस्टमेंट ही जो होता है वो आपका एक्चुअल इंडिकेटर होता है चेंज इन द प्रोडक्टिव एसेट्स। तो चलिए नेट एसेट के बारे में पढ़े। तो इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, अब नेट इन्वेस्टमेंट को समझना इजी है। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जितने डीपली जाकर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। पढ़ लीजिएगा जाके कहीं पर भी, इसलिए प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आपको ही काम आएगा। जब आप न्यूज़ देखेंगे, जब आप किन्हीं बड़े लोगों की डिबेट सुन रहे होंगे ना रिलेटेड टू फाइनेंस, तब आप मुझे याद करोगे, यार सर आपने इतना डीपली समझाया था तो मुझे समझ में आया। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें उन्होंने बोला था कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कुछ नहीं बताया है तो हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि नेट इनकम ही ट्रू इंडिकेटर होता है आपके कंट्री के एक्चुअल प्रोडक्टिव एसेट्स के बारे में। देखो यही लाइन बता रही, द नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी। यही वो लाइन है जिसके कारण अगर हमें कुछ नहीं बोला होता है तो हम नेट पर ही कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज यही ट्रू इंडिकेटर होता है। सो नेट इन्वेस्टमेंट को कभी आपको डिफाइन करना पड़े ना, तो कभी डायरेक्टली ये मत लिखिएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। पहले आप लिखिएगा ये वाली लाइन, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक मतलब कौन बताएगा? कैपिटल स्टॉक का मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक, दोनों मिलाकर कैपिटल एसेट बनता है। ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना। फिक्स्ड एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल मींस कैपिटल स्टॉक मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ एक एक वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है? जब आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोलेगा, आपको बोलेगा फिक्स्ड एसेट्स, आपको इधर बोलेगा फिक्स्ड कैपिटल 10,000 और आपको बोल देगा अनसोल्ड स्टॉक 2,000, तो आप क्या बोलोगे? सर ने तो बताया था कि है ना फिक्स्ड एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक दोनों को मिलाकर फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड कैपिटल बनती है, तो चलो दोनों को प्लस कर देते हैं 10,000। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ फिक्स्ड एसेट नहीं लिखा है, यहाँ फिक्स्ड कैपिटल लिखा है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? इसमें अनसोल्ड स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड है, तो दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर ही फिक्स्ड कैपिटल की जगह फिक्स्ड एसेट वर्ड दिया होता, फिर मैं दोनों को प्लस कर देता। ये डिफरेंस है एक एक वर्ड का। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब इसमें ऑलरेडी अनसोल्ड स्टॉक इंक्लूड है, और सिर्फ फिक्स्ड एसेट बोला है मतलब इसमें अनसोल्ड स्टॉक इंक्लूड नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ये मत सोचिए कि राम कथा चल रही है। इकोनॉमिक्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स आपके दिमाग को बढ़ा देगा, ऐसा सब्जेक्ट है वो। चलिए, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इज इन द गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। बस हो गई नेट एसेट की, और कोई बड़ी डेफिनेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम डिटेल में समझ चुके हैं, डेप्रीसिएशन को हम डिटेल में समझ चुके हैं। समझ में आया? ठीक, ग्रेट। चलिए, सो इस तरीके से हमने ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस भी समझ लिया। ठीक, अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा है? वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई मुझे बताएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किन दो चीजों के बीच का डिफरेंस होता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्या हमने पढ़ा था? दैट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट बीच का डिफरेंस, मार्केट प्राइस का डिफरेंस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब बात करते हैं, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलता कैसे है? टैक्स माइनस सब्सिडीज। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था सर? इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लीजिए, उसमें से सब्सिडीज माइनस कर दीजिए, तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा। सो अगर आपके क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग लिखा हुआ है तो आपको माइनस करके लिखना है। तो अभी हम यही समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है और सब्सिडीज में क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, सब्सिडीज होती क्या? आप उस वक्त मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर सब्सिडी होता क्या है, तो हम दोनों चीजें समझेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडी क्या होता है। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको पता है हमारे देश में टैक्सेस दो तरीके से होते हैं, मतलब आप दो तरीके के टैक्सेस पे करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हो, किसी और पर्सन के थ्रू देते हो। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज which are paid through other sources। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने खाना खाया, 2000 का बिल बना, उसमें वो क्या करेगा? बोलेगा प्लस GST। कितना लगाया? समझो उसने 500 रुपये लगाया, तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? 2500। तो ये जो 2000 है ये होटल वाले की जेब में जाएगा, होटल वाले की जेब में जाएगा, और ये वाला गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। मतलब टैक्स किसने पे करा? आप बोलो सर ये GST। अब जैसे हमारा जो दुकानदार होता है, जो दुकानदार है ना, रोते रहते अरे हाय तौबा GST, हाय तौबा GST। तो ये GST कौन सा उनकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है, कस्टमर की जेब से जा रहा है, फिर भी रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? फालतू में। तो आपके आइटम का रेट 2000 है, तो उसको तो ट्रेडर को तो पूरा 2000 मिल रहा है, आपसे ही तो 2500 वो ले रहा है। तो टैक्स किसने पे किया? आपने पे किया। किसको पे किया? गवर्नमेंट को पे करा। लेकिन आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करा, आपने ट्रेडर को पे करा है, ट्रेडर ने गवर्नमेंट को पे करा है, इसलिए GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इज इट क्लियर? सो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो मैंने बस यही बोला कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये टैक्स जो होता है आप पे करते हो गवर्नमेंट को, लेकिन आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो, ट्रेडर के थ्रू पे करते हो। बीच में मैंने 2-4 गालियां दी थी, बाकी वो ठीक है, वो जानने की जरूरत नहीं है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। ठीक, तो गाइस क्या होता है, जो आपकी मार्केट प्राइस तय होती है ना किसी भी गुड्स की, वो कैसे तय होती है? सबसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस तय होती है, फिर क्या होता है उसमें टैक्सेस जुड़ जाते हैं, प्लस टैक्सेस हो जाते हैं उसमें।
और फिर ट्रेडर जो है वो क्या करता है, अपना खुद का प्रॉफिट जोड़ देता है, उसमें खुद का प्रॉफिट जोड़ देता है और फिर आपको वो मार्केट में बेचता है, मार्केट प्राइस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो गाइस जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो ना, तो आप इसको कंसीडर नहीं करते हो, आप सिर्फ इसको कंसीडर करते हो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मैं टैक्सेस को प्लस कर दो। कौन से टैक्सेस? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने कुछ कमाया, उसको, जैसे मैं हूं हरीश तोलानी, आप मुझे फीस देते हो तो ये मेरी इनकम है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे जीएसटी भी कलेक्ट करता हूं, मैंने अपनी फीस के ऊपर जीएसटी लगा के बोला कि मुझे जीएसटी भी दो, तो ये जीएसटी मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बाकी जो फीस में आई मेरे पास बची, ये मेरी इनकम हुई, इस इनकम के ऊपर मैं, अपनी ही इनकम के ऊपर मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि मेरी ही इनकम, मैं ही पे कर रहा हूं टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स। तो जब आप प्रोडक्शन की बात करते हो, प्रोडक्शन में डायरेक्ट टैक्सेस कंसीडर नहीं होते। समझ में आया? सो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? अब बुकिश लैंग्वेज, ये तो मैंने आपको अभी नॉर्मल लैंग्वेज समझाया। बुक में क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्सेस refers to those taxes which are imposed by government on production and sale of goods and services. For example, GST। मतलब पहले जीएसटी से पहले, जब जीएसटी नहीं था, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे। क्या क्या एग्जाम्पल देते थे? एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे हम एग्जाम्पल दिया करते थे इनडायरेक्ट टैक्स में। बट गाइस जीएसटी क्या है? जीएसटी इन सबको हटाकर एक ही टैक्स आ गया है। मतलब जो सर्विस टैक्स पे करता था वो भी जीएसटी लगाएगा, जो सेल्स टैक्स पे करता था वो भी जीएसटी लगाएगा। इसलिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। ठीक, एक लोहार की 100 सुनार की, जीएसटी, ठीक है, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे। क्या है दूसरा सेक्शन? सब्सिडीज। सब्सिडीज को आप कैसे समझोगे? सब्सिडीज को बढ़िया सा मैं आपको बताता हूं। सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक assistance given by the government to the firms and households with a motive of general welfare। तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट जब कुछ हेल्प देती है, किसको? ट्रेडर को या हाउस होल्ड्स को। तो वो जो हेल्प है, क्या कौन सी हेल्प है? यहाँ पर वो हेल्प नहीं लिखा है कि आके आपके साथ झाड़ू लगाएंगे, वो हेल्प नहीं। वर्ड क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक असिस्टेंस। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ के प्रोडक्शन या सेल के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम खादी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, खादी की चीजें मार्केट में बेचे ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी ज्यादा सेल बढ़े। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी खादी के क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जीएसटी में 5% की छूट दे देंगे। मतलब अब जीएसटी कितना लगेगा? 18% माइनस 15, दैट इज 13% जीएसटी लगेगा। मतलब जो ट्रेडर पहले आपको 1000 रुपए के गुड्स पर 180 रुपए का जीएसटी लगा रहा था, वो क्या करेगा? 1000 रुपए के गुड्स के ऊपर 130 रुपए का जीएसटी लगाएगा। तो हेल्प जो गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दी, इसको बोलते हैं सब्सिडीज। असिस्टेंस जो दिया इकोनॉमिक, इसको बोलते हैं सब्सिडीज। जैसे
सिलेंडर जो हम एलपीजी गैस लेते हैं, सिलेंडर आता है आपके घर पे, आपको पता है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर आता है। सब्सिडाइज्ड रेट पर मतलब क्या होता है, एक्चुअली में मार्केट प्राइस उसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, जो लोग, उनको हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी मतलब क्या करेंगे, उनको डिस्काउंटेड रेट पर सिलेंडर देंगे। तो कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जब कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जब गवर्नमेंट देती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडीज में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं और उसको अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर ऐड करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। क्यों? क्योंकि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट की नेट इनकम होगी कितनी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसलिए अगर आपको इनकम कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम, तो आप 1180 कैलकुलेट करोगे कि 1130 कैलकुलेट करोगे? 1130, क्योंकि एक्चुअल हाथ में कितना आ रहा है, एक्चुअल प्रोडक्टिव चीज कितनी हो रही है, 1130 की। देयरफॉर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम कभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं। सो यहां से हमें क्या पता चला कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। Am I clear on this, guys? चलिए, बहुत बढ़िया। सो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस मतलब एमपी, तो हम क्या करते थे, फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते थे, प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, दैट इज एफसी चाहिए, तो मैं क्या कर देता था, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देता था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी माइनस सब्सिडी। सो हमने क्या समझा गाइस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा और डेप्रिसिएशन के बारे में समझा। फिर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस समझा, जिसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों के बारे में समझा। ठीक, एक लास्ट चीज बची है, क्योंकि आज थियोरेटिकल क्लास चल रही है तो मैं इसको थियोरेटिकल ही रहने देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अगेन प्रैक्टिकल पर आऊँगा। सो एक कौन सा कॉन्सेप्ट और रह गया जो हमने पढ़ा था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में? 3 लेयर्स थी, ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और तीसरा क्या था, NFIA। वेरी गुड। क्या होता है उसका फुल फॉर्म? नेट, यहाँ से कॉपी करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वेरी गुड। नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इससे पहले अगेन, जैसे मैं बुक की लैंग्वेज में बाद में जाता हूँ, पहले आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? पहले तो मैंने आपको ये बताया था, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज NFIA। ठीक है, मतलब NFIA को मैंने आपको किस तरीके से समझाया था कि ये जब हमारे देश के लोग बाहर जाकर कमाते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक इंडियन रेसिडेंट यूएस में जाकर इनकम जनरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, समझ में आया? तो अपने इंडिया का रेसिडेंट बाहर जाके कमा के आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई फॉरेनर इंडिया में आकर इनकम जनरेट कर ले। ठीक है, तो जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो ना, तो नेशनल इनकम में सिर्फ वो इनकम कैलकुलेट नहीं करते हो कि मेरा इंडिया का आदमी दूसरे देश गया, इनकम जनरेट कर कर आया, मजा आ गया, हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। अरे दादा, वो दूसरे देश का बंदा भी हमारे यहाँ पर आकर कमा के जा रहा है। तो जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे ना, तो आप क्या करोगे, जो हमारे लोग बाहर से कमा कर आ रहे हैं वो लोगे,
उसमें से आप माइनस करोगे दूसरे देश के लोग जो हमारे यहाँ से कमा के जा रहे हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी का नेट अब्रॉड इनकम कितना है। समझ में आया? तो दो तरीके की इनकम यहां पर आ रही है। एक आ रही है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक वर्ड इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस में आता है प्रैक्टिकल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दो चीजें आ रही हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या? हमारे रेसिडेंट फॉरेन से इनकम कमा कर आ रहे हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब मेरे देश में आकर कोई फॉरेनर इनकम कमा के जा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अंग्रेजी टर्म में लिख लूं अगर, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट of a country from the rest of the world, जिसको इकोनॉमिक्स में हम ROW बोलते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है ना? कैसे कमाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड इंटरेस्ट, dividend etc etc and retained earnings। retained earnings होता क्या है ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, प्रॉफिट्स। तो हम क्या करते हैं, हमारे देश के लोग बाहर अगर जॉब करते हैं, ठीक है, जैसे मेरा भाई है, मेरा भाई अब्रॉड में काम करता है ना, सऊदी अरेबिया में काम करता है, तो वो क्या है, हमारे इंडिया का रेसिडेंट है, तो वह वहां से क्या कमा कर आ रहा है? वेजेस एंड सैलरी कमा कर आ रहा है। दूसरा वर्ड क्या लिया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ है? मैंने किसी फॉरेनर को लोन दिया हुआ है, तो उस फॉरेनर से मैं इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट। और क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड और इंटरेस्ट सेम होता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग मतलब हमारे इंडिया का एक बंदा बाहर जाकर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करके वो वहां पर प्रॉफिट कमा रहा है और प्रॉफिट उसके पास रह गया, वो रिटेन्ड अर्निंग। मतलब एक क्या, देखिए वर्ड क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। इट इज द इनकम अर्न्ड बाय हु? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ अ कंट्री। कहां से कमा रहा है? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से कमा कर आ रहा है, हम अपनी ही कंट्री को छोड़कर बाकी कहीं से भी इनकम कमा रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉम। ये वर्ड याद रखिएगा, मैं ये फ्रॉम को थोड़ा सा यहाँ पे लगा ही देता हूँ, ये वर्ड आपको दिक्कत देगा, और मैं बोल रहा हूँ अगर दिक्कत देगा तो दिक्कत देगा। अब क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड दिक्कत देगा? टू वाला। अब्रॉड, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा दैट इट इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज और देयर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कोई बाहर का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का अगर कोई पर्सन इनकम जनरेट करके जा रहा है हमारे घर के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको हम जैसे अभी आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल का एग्जाम दे रहा हूँ, आईपीएल में क्या हो रहा है? फॉरेन के प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कौन है? फॉरेनर। ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज से वो इनकम जनरेट करके जा रहे हैं, तो वो जो पैसा हम इन फॉरेन प्लेयर्स को दे रहे हैं उसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया? जब हमारी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाती है या इंग्लैंड के टूर पे जाती है, तो वहां पर उन्हें पैसे मिलते हैं इंग्लैंड से, उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया?
समझ में आया? तो अब जो वर्ड हम बोल रहे थे NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NFI आपको डायरेक्टली कब हमेशा नहीं दिया होगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको फ्रॉम और टू अलग अलग दिया हो, तो आपको NFIA अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम में से माइनस होगा टू। गाइस कभी उल्टा मत फॉर्मूला लिखिएगा, टू में से फ्रॉम नहीं माइनस होगा, फ्रॉम में से टू माइनस होगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब हमने क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम NFIA मतलब फ्रॉम माइनस टू। और अगर सिर्फ डोमेस्टिक इनकम चाहिए, डोमेस्टिक इनकम मतलब अपने घर की इनकम चाहिए, तो नेशनल इनकम उठाओ, इसमें से माइनस कर दो NFIA। NFI मतलब फ्रॉम माइनस टू। समझ में आया गाइस? ठीक है, अब आज की क्लास की लास्ट चीज NFIA के बारे में ही, यहां पर याद रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट लिख लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1, नहीं ए लिख लेता हूँ। NFIA इज पॉजिटिव। NFIA पॉजिटिव होगा कब? जब फ्रॉम वाली इनकम ज्यादा होगी कि टू वाली इनकम ज्यादा होगी? From one. फ्रॉम वाली इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, तो NFI इज पॉजिटिव व्हेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम टू अब्रॉड। पॉइंट क्या है? NFIA इज नेगेटिव। सो ये बताकर, ये दिखाकर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं गाइस, कि जो आपकी NFIA है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में माइनस में भी दिया जा सकता है। जबकि ऊपर जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे थे, यहाँ पर मैंने कभी नहीं बोला कि NIT नेगेटिव होगा। NIT कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि सब्सिडीज टैक्सेस से ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है। गवर्नमेंट बोले कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, कैसे हेल्प करती हूँ? जितने टैक्सेस है वो तो पूरे माफ कर देती हूँ और उल्टा अपने जेब से पैसा दे रही हूँ। इतनी अच्छी थोड़ी ना है गवर्नमेंट। ठीक है, सो योर सब्सिडीज कैन नॉट बी मोर देन इनकम टैक्स, देयरफॉर NIT कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो सकता है। कब नेगेटिव होगा? NFIA इज नेगेटिव व्हेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया? तो ये हमने पढ़ा। और NFIA जीरो भी हो सकता है। NFIA इज जीरो। अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, आइंस्टाइन से पूछना पड़ेगा। व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू इनकम पेड अब्रॉड। सिंपल। सो मैंने समराइज क्या किया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऊपर लिख लेता हूं, यहां पर जहां मैं टैक्सेस के बारे में समझा रहा था, इधर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन नेवर बी नेगेटिव। रीजन? बिकॉज subsidies can never be more than indirect taxes। तो हाइलाइटर पॉइंट, तो NIT कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि NFIA आपका पॉजिटिव तो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक। सो तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने, तीन लेयर्स देखी थी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में, वहां पर जब हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि नेट फैक्टर इनकम मतलब डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस था।
तो मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। आई होप अब जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो हम नेशनल इनकम एग्रीगेट का कोई सा भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। सो आज की क्लास टोटली थ्योरेटिकल बेस रही थी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से समझा। सो मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। ठीक है, तो आज के लिए जय श्री राम।